नमस्कार दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ पानीपत के तीसरे युद्ध की। रणभूमि सजी हुई थी और दोनों तरफ से सुलह की बातें चल रही थी और सुलह में अलग अलग कागज लिखे जा रहे थे और हर बात का तोल मोल जारी था। लेकिन मराठों को सुलह करने की ज़्यादा जरूरत थी क्योंकि उनकी रसद अब्दाली ने काट दी थी और पानीपत के पेड़ों की छालें मराठों ने उतार ली क्योंकि उनके लिए खाने के लिए अनाज बचा ही नहीं था और पेड़ों की छाल से ही काम चलाना पड़ रहा था। जिन घोड़ों पर बैठकर मराठों को जंग लड़नी थी, उन घोड़ों को सूखी घास भी नहीं मिल रही थी। जिन्हें सवारों को संभालना था, वो खुद ही फिसल रहे थे। दूसरी तरफ अब्दाली के खेमे में जश्न का आलम था क्योंकि अवध के नवाब सुआजुद्दौला और रुहेलखंड के नवाब नजीबुद्दौला अहमद शाह अब्दाली के साथ दस्तरखान में मुर्गियों को मार मार कर उनकी टांगे उड़ा रहे थे और रसद की कोई कमी थी ही नहीं क्योंकि सिराजुद्दौला के अवध से बोरिया भर भर कर अनाज अब्दाली के खेमे में पहुंच रहा था। नजामुद्दौला तो खुला गद्दार था। गद्दार कहना भी उचित नहीं, दुश्मन था। गद्दार तो सिराजुद्दौला था, वो शिया था। उसके पिता सफदरगंज मुगल बादशाह के वजीर थे, लेकिन शिया होने की वजह से उसकी प्रताड़ना होती थी। आखिर अपने बीबी बच्चों के साथ उसको दिल्ली छोड़नी पड़ी। अवध को उसने अपना ठिकाना बनाया। पेशवा बाजीराव के सेनापति मल्हार राव होलकर की बाजुओं के दम पर वो मुगलों को आंखें दिखाता था। पेशवा का भी हाथ सफदरगंज के सिर पर था। पेशवा तो गुजर गए, लेकिन कुछ सालों के बाद अब्दाली ने भारत पर हमला किया तो पेशवा बाजीराव के बेटे शमशेर बहादुर ने नवाब सिराजुद्दौला को चिट्ठी लिखी और पुराने एहसानों की याद दिलाई, लेकिन वो सब बेकार कर चला गया क्योंकि ला इलाहा इल्लल्लाह का रिश्ता अब्दाली के साथ, मराठों के साथ नहीं। पानीपत के उस रेगिस्तान में भाव पर लाखों लोगों के जीवन को पालने की जिम्मेदारी थी। हजारों की संख्या में महिलाएं थी, हजारों व्यापारी दुकानदार थे और फौज भी साथ में थी। इसके अलावा वो लाखों पशु भी थे जिनके दाना पानी का इंतजाम करना भी भाऊ की जिम्मेदारी थी। संधि हो जाती तो भाऊ इस आफत से निकल जाते, लेकिन नजीमुद्दौला संधि में सबसे बड़ा संकट था। अब्दाली भारत के वीरों की तलवारें का इतिहास जानता था। वो बीच का रास्ता निकालना चाहता था। उसने बड़ी उम्मीदों से भाऊ को खलीफा भेजा कि आप हमें पंजाब और सिंध का पूरा इलाका दें और झगड़े को ही खत्म कर दें। भाऊ मुसीबतों में घिरे थे, उन पर दबाव बहुत ज़्यादा था, लेकिन यह फैसला लेना आसान नहीं था क्योंकि ये साधारण युद्ध था ही नहीं और भारत की सीमाएं तय करने वाला केवल युद्ध था। अगर एक हिंदू राजा पंजाब और सिंध अब्दाली को सौंप देता तो भविष्य में पंजाब और सिंध हिंदुओं का कभी दावा ही नहीं रहता। आखिरकार भाऊ ने अब्दाली की ये शर्तें अस्वीकार कर दी। इसके बाद घनघोर युद्ध हुआ। महाराष्ट्र का ऐसा कोई घर नहीं था जहां से कोई न कोई बलिदान न हुआ हो। भयंकर रथपात और हिंदुओं का नरसंहार हुआ। जंग जीतने के बाद भी अब्दाली सावधान था। उसने अपने वजीर शाह वली से पूछा, मराठे रात में दोबारा हमला तो नहीं कर देंगे? शाह वली ने कहा, हुजूर, सारा दक्षिण फना हो गया, अब कौन बाकी है जो हमला करेगा? पानीपत की यह तीसरी लड़ाई अब्दाली जीतकर भी हार गया। उसने वापस अफगानिस्तान का रुख किया और फिर कभी हिंदुस्तान की तरफ नहीं आया। 1 साल के अंदर ही मराठों ने उत्तर भारत में भी फिर अपना राज्य कायम किया। अब्दाली को हिंदुस्तान लाने वाले नजीब खान रोहिला का नामो निशान महादजी सिंधिया ने खत्म किया और सिंधिया की सेनाओं ने दिल्ली पर
अपना प्रभुत्व स्थापित किया। 1772 से दिल्ली के लाल किले पर मराठों का झंडा फहराने लगा और सन 1803 तक फहरता चला गया। तो नमस्कार दोस्तों, ये था हमारा वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और नए हैं तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।